हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा। अब हम करेंगे का 49वां भाग। अगले दिन सुबह होते ही रणविजय ने ईशानी से कॉलेज में मिलने की कोशिश की, लेकिन ईशानी ने पूरी तरह से सोच रखा था कि अब रणविजय को पूरी तरह से इग्नोर करना है, क्योंकि रणविजय को सामने देखते ही वो अपने आप पर काबू नहीं रख सकती थी। उसे काफी हद तक अपनी कमजोरी समझ में आ रही थी, इसलिए वह अधिकतर यही कोशिश करती थी किसी तरह से उसका सामना रणविजय से ना हो, और इसी कारण उसने सिर्फ रणविजय की नहीं, उसके तीनों दोस्तों और नव्या के नंबर को भी ब्लॉक कर दिया था। इसके अलावा जितने भी अननोन नंबर से उसके मोबाइल पर फोन आ रहे थे, उन सब को ब्लॉक करके मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दिया था। वह ठीक एग्जामिनेशन के टाइम पर जाती थी और एग्जामिनेशन खत्म होने से 5 मिनट पहले ही एग्जामिनेशन हॉल से निकल जाती थी। रणविजय चाहकर भी ईशानी से नहीं मिल पा रहा था। समय तेजी से निकलता जा रहा था। देखते ही देखते एग्जामिनेशन का आखिरी पेपर भी आ गया, लेकिन रणविजय और आदित्य, अभिनव, अदम्य सब अपनी कोशिश में हार चुके थे। अंत में अब सीधा रास्ता ये था कि किसी तरह से नव्या उसके घर जाकर ईशानी को बाहर लेकर आए। हर बीतते दिन के साथ रणविजय की उम्मीद कमजोर पड़ती जा रही थी, क्योंकि रणधीर सिंह रानावत ने उसे एग्जामिनेशन खत्म होने के दिन की डेडलाइन दी थी। रानावत पैलेस में रणविजय की शादी की तैयारियां लगभग शुरू हो गई थी और घर में औरतों की शॉपिंग जोर शोर से शुरू हो गई थी, जिसको सबसे पहले नव्या ने महसूस किया था और बातों ही बातों में अभिनव के थ्रू रणविजय और आदित्य के पास पहुंचा दिया था, क्योंकि फिलहाल वह इन दोनों से काफी नाराज थी और बोल नहीं रही थी। रणविजय और आदित्य घर में टिकते ही कितना थे कि उन्हें इस बारे में पता चलता। वैसे भी फिलहाल इस समय दोनों ने स्टडी का बहाना बनाकर कॉलेज के पास वाले फ्लैट पर ही अपना डेरा जमाया हुआ था, ताकि ईशानी के आने जाने के समय पर नजर रख सके। लेकिन पता नहीं वो किस तरह से आती और जाती थी कि इन लोगों को चाहकर भी मौका नहीं मिल पा रहा था। हर वक्त कोई ना कोई घर का उसके साथ होता था और वो झटके से निकल जाती थी। अदम्य और अभिनव भी वहीं पर रह रहे थे, लेकिन जब अभिनव ने उनको नव्या का मैसेज दिया तो दोनों के पैरों तले जमीन ही खींच गई थी। अंतिम एग्जामिनेशन के दिन दोनों कुछ देर के लिए अपने घर पर गए। नव्या की बात बिल्कुल सही थी। सामने रानावत पैलेस पूरी तरह से सज संवर कर नई दुल्हन के स्वागत के लिए तैयार खड़ा था, जिसको देखकर तो रणविजय के होश उड़ गए। उसने तेजी से अपने कदम पीछे ले लिए। अब क्या करेंगे भाई? यहाँ तो हमने अभी तक दुल्हन से बात ही नहीं की और घर वाले दुल्हन के स्वागत की तैयारी भी कर चुके हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये पक्का तेरे मानसी के साथ फेरे पड़वा ही देंगे। बड़ी मुश्किल से आदित्य के होठों से निकला, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। रणविजय ने अपने सर को अपने दोनों हाथों में थाम लिया था। दोनों इस वक्त रानावत पैलेस और राठौर मैंशन से इतनी दूरी पर थे, जहां से कि यह लोग आसानी से इसको देख पा रहे थे, पर अभी तक पैलेस वालों को इनके यहाँ होने की खबर नहीं लगी थी, और ना ही ये दोनों किसी को अपने यहाँ होने की खबर देना चाहते थे। इसलिए बुझे हुए मन के साथ दोनों वापस जाने के लिए गाड़ी में आकर बैठ गए। हम अब यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी में बैठते ही आदित्य ने रणविजय से पूछा। वापस अपने फ्लैट पर, रणविजय ने छोटा सा जवाब दिया और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। क्यों? आदित्य ने अगला सवाल किया। तेरे इस क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है। अगर तू घर वापस जाना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। रणविजय ने साफ इनकार किया। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर घर तू वापस घर क्यों नहीं जाना चाहता? क्या किसी भी सिचुएशन से फरार हो जाना किसी भी समस्या का स्थायी निदान होता है? आदित्य ने पूछा। तो चाहता है तू मैं वापस उस महल में जाऊं और वह जबरदस्ती मेरी शादी उस मानसी के साथ कर दे? इस जन्म में तो ऐसा संभव ही नहीं है। मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ। मर जाऊंगा लेकिन मानसी से शादी कभी नहीं करूंगा। ईशानी नहीं तो कोई नहीं। रणविजय ने अपना सर स्टीयरिंग पर टिका दिया। आदित्य ने रणविजय के कंधे पर हाथ रखा। देख मेरे भाई, मैं तेरी हालत समझता हूँ, पर हम कर भी क्या सकते हैं? कोई नहीं समझता आदित्य, मेरी हालत क्या
कोई मेरी बात भी कोई नहीं समझ रहा। इधर मिस्टर रणधीर सिंह रनावत अपने बच्चे की जान लेने पर तुले हैं तो उधर ईशानी मेरे बच्चे की जान लेने पर तुली हुई है। कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे सब कुछ हैंडल करूं। कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। रणविजय ने गहरे दुख और अफसोस से कहा। आदित्य भी समझ रहा था। मिल गया रास्ता। आखिर यह चुड़ैल किस दिन काम में आएगी। अचानक से रणविजय को सामने से नव्या आती हुई दिखाई पड़ी और भतीजी से चिल्ला उठा। उसको देखते ही रणविजय के दिमाग की बत्ती जल उठी थी और होठों पर मुस्कुराहट आ गई। तेरा दिमाग तो ठीक है ना भाई, आदित्य ने रणविजय के सर को छूते हुए कहा। हमें मंजिल तक जाना है परलोक नहीं, आदित्य ने रणविजय से कन्फर्म किया। बिल्कुल यही रास्ता है जो अब हमें हमारी मंजिल तक पहुंच जाएगा, रणविजय ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। एक बार फिर से सोच ले भाई, इस चुड़ैल के इसके नखरे बहुत हैं। अब तो भाव भी बढ़ गया है। ऐसा ना हो ये रास्ता हमें सीधे रोड पर ही बैठा दें, क्योंकि 10 दिन से फ्लैट पर रहते हुए हमारे क्रेडिट कार्ड का बैलेंस भी लो हो गया है, आदित्य ने चेताया। उसकी चिंता तू मत कर, अभी मेरे पास इसको देने के लिए इसके डिमांड से भी ज्यादा बैलेंस है, रणविजय ने अर्थपूर्ण लहजे में कहा। मतलब, आदित्य ने हैरानी में रणविजय से पूछा। जवाब में रणविजय ने मुस्कुराते हुए फोन की तरफ इशारा किया। रणविजय की बात समझकर आदित्य और रणविजय ने एक दूसरे को हाई फाई दिया और चल दिए अपने नए मिशन पर। मिशन नव्या। क्या था इन लोगों का मिशन? नव्या जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।